हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 5th चैप्टर के पार्ट 3 में मैंने आपको मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाया था और आज के पार्ट 4 वीडियो में मैं आप सभी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के परिणाम और डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसके परिणाम के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी नोट्स के साथ में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। और अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, टॉपिक आपको पूरा क्लियर हुआ या नहीं, या कोई भी क्यूरी आपको आती है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है टॉपिक में से आपको समझ में ना आया हो, तो वीडियो की लास्ट में आपको मेरा ईमेल आईडी इसी नोट्स में ही मतलब मैंने सबसे नीचे वाली स्लाइड में मेंशन कर रखा है। तो अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको मेरा ईमेल आईडी भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पार्ट 3 वीडियो को देखना चाहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझना चाहते हैं इन हिंदी, पूरा एक्सप्लेनेशन, वो भी नोट्स के साथ में, ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, आप मेरी पार्ट 3 वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ईमेल आईडी पर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद आता है रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, मैं यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गई थी, तो मैंने इसे ऐसे ही मतलब पॉइंट्स के ही बेस पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको समझते हैं कि व्युत्क्रम संकरण क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस लक्षणों की वंशागति संबंधी प्रयोगों में जब पेरेंट्स यानी कि जनकों की अदला बदली कर दी जाए, यानी कि जनकों को आपस में चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने कि जिस प्लांट के मेल गैमेट का यूज़ किया, ठीक है, और दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट का यूज़ किया, ठीक है, तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है अदला बदली का, कि जिस फ्लावर का मेल गैमेट लिया उसका फीमेल गैमेट ले लेना, और जिस प्लांट के फ्लावर का उन्होंने फीमेल गैमेट लिया था उसका मेल गैमेट ले लेना। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या किया कि पेरेंट्स को चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से करने को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडल ने एक बार में लंबे पौधे को यानी टॉल प्लांट को मेल के रूप में तथा बौने को पौधे को यानी कि ड्वार्फ प्लांट को फीमेल के रूप में चुना। अर्थात लंबे पौधे के पॉलन ग्रेन्स को हिंदी में पराग कण कहते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के बौने पौधे के फ्लावर के वर्तिकाग्र पर रखकर कृत्रिम पर परागण कराया, यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने करवाया था। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, मेंडल ने देखा कि उपरोक्त संकरणों में F1, F2, F3 में परिणाम समान थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के टाइम में तीनों जनरेशन में जो भी रिजल्ट्स मिले, ठीक है, सेम रिजल्ट्स रेसिप्रोकल क्रॉस करने पे भी मिले, जबकि उन्होंने क्या किया था कि पेरेंट्स को चेंज कर दिया था। पेरेंट्स चेंज करने के बावजूद भी रिजल्ट्स सेम ही आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, टॉल प्लांट फिर ड्वार्फ प्लांट का सेम वैसे ही क्रॉस करवाया, और F1 जनरेशन में सारे ही टॉल प्लांट ही बने जो कि संकर थे यानी हाइब्रिड थे। फिर उनमें क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया मेंडल ने। सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद क्या हुआ, स्वपरागण की क्रिया जब फूलों में हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उनमें से
3 पौधे लंबे हुए और एक पौधा शुद्ध बौना हुआ। ठीक है, 3 पौधे जो लंबे थे उनमें से एक पौधा शुद्ध लंबा था और 2 पौधे संकर लंबे थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये F2 जनरेशन थी। और F3 जनरेशन में फिर से वही वाली 3 संभावनाएं बनती की हैं कि अगर ये जो टॉल प्लांट है इसका क्रॉस अगर टॉल प्लांट से करवाते हैं, प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, अगर उससे करवाते हैं तो इनकी जो संतानीय पीढ़ी होगी, ठीक है, उसमें भी सारे पौधे प्योर टॉल प्लांट ही होंगे। ठीक है, और अगर प्योर ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ प्लांट से ही करवाया जाए तो भी सारी उनकी संतानीय पीढ़ी में पौधे प्योर ड्वार्फ प्लांट के ही होंगे। ठीक है, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है जो सामने दिख रहा है फर्स्ट वाली जनरेशन में, कि टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से अगर कराएं तो भी सारे पौधे हमें हाइब्रिड टॉल प्लांट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल के एक संकरण प्रयोगों के परिणाम। ठीक है, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में निम्नलिखित रिजल्ट्स प्राप्त किए। ठीक है, देखिए मैंने जो यहाँ पे निम्नलिखित को जो शॉर्ट में लिख रखा है, तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ मैंने अपने ही लिए लिखा है। जब आप अगर अपने नोट्स बनाएं तो इसे पूरा पूरा लिखें। ठीक है, नंबर 1 रिजल्ट क्या आता है? जब 2 विपर्यासी लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 जनरेशन में प्राप्त पौधे किसी एक जनक यानी कि किसी एक दोनों में से किसी एक पेरेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि किस पौधे का मेल गैमेट प्रयोग किया गया है और किस पौधे का फीमेल गैमेट प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें तो व्युत्क्रम संकरण जब उन्होंने किया तभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हमने जिस फ्लावर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था कि मेल गैमेट यूज़ किया था। ठीक है, और जिस फ्लावर का हमने फीमेल गैमेट यूज़ किया था, तो इनमें हमने क्या किया कि जिसका मेल यूज़ किया उसका फीमेल गैमेट यूज़ कर लिया व्युत्क्रम संकरण में, और जिसका फीमेल गैमेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यूज़ किया था उसका मेल गैमेट यूज़ कर लिया व्युत्क्रम संकरण में। लेकिन रिजल्ट्स क्या हुए? कोई चेंजेस नहीं आए, एकदम सेम प्लांट्स ही भी एक एक जनरेशन में वैसे ही हुए जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुए थे। ठीक है, तो वही कह रहे कि दोनों ही स्थितियों में परिणाम समान पाया गया। सेकेंड पॉइंट, अर्थात व्युत्क्रम संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस होने पर भी F1 के पौधों में लक्षणों में कोई बदलाव नहीं थे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, F2 जनरेशन में दोनों विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, यानी कि एक दूसरे से एकदम अलग, जैसे कि एक एकदम लंबा पौधा लिया और एक एकदम छोटा पौधा लिया। ठीक है, F2 जनरेशन में दोनों विपर्यासी लक्षणों 3:1 के रेशियो में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल एंड फैक्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, मेंडल द्वारा प्रयोग के परिणामों की व्याख्या और कारक परिकल्पना का मतलब ये है, परिकल्पना का मतलब वही कल्पना से कि हाँ कुछ चीज़ों को सोच लेना, मान लेना, जैसे नहीं मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं माना कि x। ठीक है, तो ये जो माना किया जाता है यही हो गया परिकल्पना करना या कल्पना करना, किसी चीज़ को मान लेना। ठीक है, अब कारक की यहाँ पर बात कहाँ से आई वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जैसे कि जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जब ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उस टाइम जीन वगैरह जो है ये सारे शब्दों का प्रयोग नहीं था। ठीक है, क्योंकि तब तक ये सारी खोजें नहीं हो पाई थी। उस टाइम इन्होंने ये मतलब सोचा कि जो हम फीमेल गैमेट ले रहे हैं या जो हम मेल गैमेट पौधों में से ले रहे हैं, इन गैमेट्स के अंदर कुछ तो ऐसा कारक है। इन्होंने जीन को कारक माना, जैसे नहीं हम कैपिटल टी स्मॉल टी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो जीन है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने तब जीन वर्ड नहीं था क्योंकि इनकी खोज नहीं हुई थी उस टाइम जीन की, तो उन्होंने सोचा कोई तो कारक ऐसा है कि जिसका फैक्ट हर एक जनरेशन में दिखता है।
ठीक है, और कारक को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और उन्होंने क्या व्याख्या की वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला आता है फैक्टर्स ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के कारक। पौधों का एक लक्षण लंबाई है, जिसमें लंबेपन व बौनेपन यानी कि हाइट देखी जा रही है, कम ज़्यादा। ठीक है, कि किस पौधे की हाइट ज़्यादा है और किस पौधे की हाइट कम है। पौधों का एक लक्षण लंबाई यानी कि हाइट है, जिसमें लंबेपन व बौनेपन दो विपर्यासी रूप हैं। विपर्यासी यानी कि अलग अलग, एक दूसरे से अपोजिट रूप हैं, जो युग्मक यानी गैमेट की कोशिकाओं के जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। ठीक है, जब आपने पिछली क्लासेस में, ठीक है, सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की होगी, तो उसमें आपने साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मेंडल ने इनको कारक या इकाई, फैक्टर और यूनिट नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक लक्षण के लिए दो एकक कारक यानी कि दो सिंगल यूनिट्स होता है। इन्हीं कारकों के कारण वंशागति लक्षण युग्मक यानी गैमेट्स के माध्यम से माता पिता से उनकी संतानों में वंशानुगत होते हैं। ठीक है, वंशानुगत का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में, ऐसे करते करते वही लक्षण चले जाते हैं सभी तक, सभी वंशजों तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जंतुओं में क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है। हिंदी में स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं और ओवम को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, जबकि पौधों में क्या होता है कि मेल गैमेट को मेल गैमेट ही कहते हैं, यानी कि नर युग्मक को नर युग्मक ही कहते हैं, और जो फीमेल युग्मक होता है, जो फीमेल गैमेट होता है पौधों में, उसको अंड कोशिका कहते हैं या इंग्लिश में एग सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विलियम एल जॉनसन ने मेंडल के कारक या इकाई के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया, विलियम एल जॉनसन ने। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए एग्ज़ाम में, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप कथा की तरीके लिख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने के टाइम भी बोरिंग सा फील होगा, उसको भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एग्ज़ामिनर को चीज़ें, आपका जो नॉलेज है वो हाईलाइट करते हुए उसको दिखना चाहिए कि हाँ, बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को समझते हुए लिखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये इसमें साइंटिस्ट का नेम दोनों का हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी किया है, और जीन शब्द को भी हाईलाइट किया है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से हाईलाइट करते हो ना, तो एग्जामिनर एक बार गौर फरमा के पॉइंट ज़रूर वो आपका पढ़ेगा, और अगर वो पॉइंट आपको सही लगा तो वो उसी के पॉइंट्स के बेस पे आपको नंबर दे देता है। ठीक है, विलियम एल जॉनसन ने मेंडल के कारक या इकाई के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका के आनुवांशिकी विज्ञ का मतलब है कि जो जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है, मॉर्गन ने बताया कि जीन गुणसूत्रों, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं इंग्लिश में, द्वारा वहन किए जाते हैं। कि जो जीन होते हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू कैरी किए जाते हैं। ठीक है, कि जो जीन्स हैं, ठीक है, अब आपको बाकी आगे क्रोमोसोम्स के बारे में और डीपली पढ़ाया जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब सेकंड आता है प्रबलता या प्रभाविता, इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं इसे। ठीक है, तो प्रबलता या प्रभाविता क्या है, देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में पहले नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको आगे की भी लैंग्वेज समझ में आती जा सके। ठीक है, प्रबलता या प्रभाविता के शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा लक्षण या कोई भी ऐसी चीज़ जो अपना असर बहुत ज़्यादा डालती हो। ठीक है, प्रभाव को एकदम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, असर ही तो बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़
और उसको और ज़्यादा शुद्ध हिंदी में प्रभावी बोलते हैं, इसीलिए इसको प्रभाविता भी कहते हैं और इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी ऐसा लक्षण जो अपना असर ज़्यादा डालता हो और किसी दूसरे जो लक्षण है उससे छोटा, वो उसको दबा के अपना ही लक्षण प्रदर्शित करे, तो इसे उस लक्षण की प्रबलता या प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट की ओर। यदि लंबेपन के कारक को कैपिटल टी से व बौनेपन के कारक को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाए तो पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी में से कोई दो कारक आ सकते हैं। इनमें से कैपिटल टी स्मॉल टी संकर यानी हाइब्रिड है, क्योंकि इनमें लंबेपन व बौनेपन दोनों के कारक उपस्थित हैं। ठीक है, कि जो कैपिटल टी हो गया वो लंबेपन का कारक हो गया और जो स्मॉल टी हो गया वो बौनेपन का कारक हो गया, किंतु इससे केवल लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कैपिटल टी को स्मॉल टी के पहले इसलिए रखा जाता है हमेशा, क्योंकि जो कैपिटल टी के कारक का जो लक्षण है, ठीक है, वो प्रभावी लक्षण है, वो अपना असर ज़्यादा डालता है, इसलिए उसको पहले रखा जाता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि लंबापन पौधे के बौनेपन को छिपा देता है। ठीक है, जो भी मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, इसे ही प्रबलता या प्रभाविता या इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन। पृथक्करण क्या है? तो सबसे पहले इसका मैं आपको हेडिंग का जो वर्ड है पृथक्करण, इसका मीनिंग ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। पृथक्करण का मतलब हो गया अलगाव। ठीक है, यानी किसी चीज़ का अलग होना। पृथक शब्द का मतलब ही देखो, पहले तो इसमें संधि विच्छेद हो रहा है साफ साफ, पृथक प्लस करण। ठीक है, करण शब्द वहाँ रखा जाता है जहाँ कोई प्रक्रिया हो रही हो। ठीक है, और जो पृथक है, पृथक शब्द का मतलब हो जाता है अलग होना, सेपरेट होना। ठीक है, तो पृथक्करण का मतलब यही है कि किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होना। तो अब यहाँ पर आपको किस चीज़ का अलगाव समझाया जा रहा है वो मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर सभी बीजों के अंकुरण से बने लंबे और बौने पौधे 3:1 के रेशियो में प्राप्त होते हैं, किंतु 3 लंबे पौधों में से 1 प्योर ब्रीड है, यानी कि जो एक पौधा है वो शुद्ध है तीनों लंबों में से। ठीक है, जो 3 लंबे पौधे हुए वो कौन से थे F1 जनरेशन में? एक था कैपिटल टी और 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले तो हो गए संकर, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड, और जो कैपिटल टी वाला था ये हो गया प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, और वो वाला हो गया हाइब्रिड टॉल प्लांट। बाकी 2 शेष संकर प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड जनरेशन यानी F3 जनरेशन में इनमें से केवल एक से शुद्ध लंबे बनते हैं पौधे। ठीक है, और शेष 2 संकर लंबा और बौना पौधा पुनः 3:1 के रेशियो में ही प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रकार F2 जनरेशन में इनका रेशियो 1:2:1 का होता है। अब ये 1 रेशियो अभी तक अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो मैम ऊपर पढ़ा रही थी कि 3 रेशियो और 1 का रेशियो होता है, अब मैम कह रही है 1:2:1 होता है। तो इसका मतलब ये 3:1 जो है उसका मतलब ये है कि 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। ठीक है, और जो यहाँ पर 1:2 और 2:1 का मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में ईमेल दे करके आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। उपरोक्त परिणामों में मेंडल ने बताया कि F1 जनरेशन में संकर बनने पर दोनों कारक एक साथ आते हैं, किंतु एक ही प्रकट हो पाता है। कारक दोनों ही आते हैं, जैसे कि जो संकर पौधा है अगर देखा जाए तो उसमें कैपिटल टी भी आ रहा है और स्मॉल टी भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कैपिटल टी ही क्यों अपना प्रभाव ज़्यादा डाल रहा है, ये बात है। तो उन्होंने यही देखा कि किंतु एक ही प्रकट हो पाता है।
लक्षण एक ही प्रकट हो पाता है। जिस कारक दोनों है, बौने पौधे का स्मॉल टी भी है और लंबे पौधे का कैपिटल टी भी है, लेकिन जब दोनों एक साथ हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तब भी बौनेपन का जो लक्षण है वो छिप रहा है और पौधा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है। जर्म प्लाज्म में दोनों कारक अलग अलग रहते हैं तथा युग्मक निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के समय दो विपर्यासी लक्षणों का इस प्रकार पृथक अलग यानी सेपरेट हो जाने की क्रिया मेंडल के दूसरे नियम की विशेषता है। विशेषता का मतलब मेंडल के दूसरे नियम का ये स्पेशल पॉइंट है एक। ठीक है, ये मेंडल के सेकंड नियम की स्पेशलिटी है। ठीक है, इसे ही पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट में F1 गैमेट्स में F1 जनरेशन के गैमेट्स की बात हो रही। ठीक है, जहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ था। F1 गैमेट्स में से प्रत्येक गैमेट में, ठीक है, क्योंकि उसमें चार प्रकार के मतलब चार पौधे थे, प्रकार तो एक ही था क्योंकि सारे ही लंबे थे, है ना, सारे ही वो भी संकर लंबे थे। तो उन सभी के गैमेट्स में केवल एक फैक्टर यानी कारक पहुंचता है, अर्थात दोनों कारक एक साथ नहीं जाते। इस कारण पृथक्करण के नियम को शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। फर्स्ट पॉइंट, अब ये द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है? देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था कि एक ही लक्षण लिया, है ना, और उसके मतलब दो रूप लिए, जैसे कि लंबाई ही ले लिया, लंबाई तो एक लक्षण हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, दो रूप हो गए, एक पौधा बहुत लंबा और एक पौधा एकदम बौना। ठीक है, तो ये दो रूप हो गए। लेकिन इसमें क्या मतलब बताया जा रहा है कि दो लक्षण लिए और उन दो लक्षणों के दो अलग अलग रूप लिए। ठीक है, उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब पॉइंट्स के बेस पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग के बाद में दो पेयर यानी दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया। उन्होंने बीज के आकार गोल व झुर्रीदार यानी राउंड और रिंकल्ड के साथ साथ बीज पत्रों यानी कॉटिलीडॉन्स के पीले और हरे यानी कि येलो और ग्रीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने देखा कि गोल, पीले व झुर्रीदार हरे प्लांट्स में क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स राउंड एंड येलो सीड्स के उत्पन्न करने वाले प्राप्त हुए। ठीक है, अभी ये जो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ ये मैं डायग्रामेटिक वे में भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तब उनसे प्राप्त बीजों को बोने पर चार प्रकार के संयोग F2 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? इनमें से दो पुराने यानी ओल्ड तथा दो नए यानी न्यू प्रकार के संयोग प्राप्त होते हैं, जो निम्न है। पहला राउंड येलो यानी गोल पीला। गोल पीला के 9 प्रकार के पौधे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड आता है गोल हरा यानी राउंड ग्रीन, इसके 3 पौधे हैं। और फिर आता है थर्ड झुर्रीदार पीला यानी रिंकल्ड येलो, इसके भी 3 प्लांट्स हैं। ठीक है, और फिर आता है चौथा झुर्रीदार हरा यानी रिंकल्ड ग्रीन, इसका एक ही प्रकार का पौधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F2 जनरेशन में इन दोनों के संयोग से बने प्लांट्स 9:3:3:1 के रेशियो में प्राप्त हुए थे। इस अनुपात को द्विसंकर अनुपात या डाई हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। अब बात करते हैं द्विसंकर संकरण के परिणाम की। रिजल्ट्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट में निम्न परिणाम
प्राप्त किए। पहला, डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने F2 जनरेशन में 4 प्रकार के संयोग 9:3:3:1 के रेशियो में प्राप्त किए थे। दूसरा, मेंडल ने F2 जनरेशन में 2 नए संयोग यानी कि गोल हरा तथा गोल झुर्रीदार प्राप्त किए। ये आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, मेंडल ने क्या किया डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि दो लक्षण लिए। ठीक है, पहला क्या लिया, गोल पीला, और दूसरा क्या लिया, झुर्रीदार हरा। यानी कि गोल और जो झुर्रीदार है ये तो हो गया आकार का एक लक्षण। ठीक है, और जो पीला और हरा हो गया ये हो गया फूलों के रंग का लक्षण। ठीक है, तो ये दो अलग अलग लक्षण और दो अलग अलग आकार उन्होंने वो भी पेयर में लिए। एक लक्षण मतलब कैसे लिया कि एक लक्षण आकार का और एक लक्षण रंग का एक साथ, और एक लक्षण आकार का फिर से और एक लक्षण रंग का एक साथ। तो ऐसे करके उन्होंने दोनों लक्षणों में क्रॉस करवाया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, तो क्या किया, राउंड का जो नेम राउंड से, तो उसको ये प्रभावी लक्षण है इसलिए इसको कैपिटल आर और कैपिटल वाई रखा, और रिंकल्ड और ग्रीन अप्रभावी है लक्षण इसलिए इसको स्मॉल आर और स्मॉल वाई रखा, और इन्हें P1 कहा यानी कि पेरेंट्स जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट। अब क्या किया, अब देखिए जैसे कि मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में या व्युत्क्रम संकरण में मैंने आपको बताया था ना कि एक जब उनके गैमेट्स बने अर्धसूत्री विभाजन के बाद। ठीक है, गैमेट्स में फिर एक एक का मैंने करके क्रॉस बताया था, और 4 प्रकार की संतानी पीढ़ी में संतानें आई थी। ठीक है, इसमें भी आई 4 ही हैं लेकिन चारों सेम हैं। ठीक है, चारों सेम है इसीलिए मैंने एक ही लिख दिया है, लेकिन हैं 4। ठीक है, F1 जनरेशन में हमें सभी पौधे गोल और पीले प्राप्त हुए, यानी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, नीचे मैंने इसको लिख भी रखा है, ऑल प्लांट्स आर राउंड येलो टाइप बट हाइब्रिड। ये हाइब्रिड भी हैं क्योंकि शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध कब होते, जब कैपिटल आर होता और कैपिटल वाई होता। लेकिन इनमें क्या है कि एक कारक राउंड येलो पौधे का है और एक कारक रिंकल्ड ग्रीन पौधे का है। जो कैपिटल आर है वो राउंड येलो का है, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड ग्रीन का है। वैसे ही कैपिटल वाई राउंड येलो का है और स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन का है। तो ये संकर है। ठीक है, यानी कि हाइब्रिड प्लांट है, और चारों ही पौधे इसमें हाइब्रिड प्लांट ही हुए। फिर इनमें क्या हुआ, सेम प्रोसेस वही सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया फर्स्ट जनरेशन में। फिर फर्स्ट जनरेशन में जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उसके बाद मेंडल इसमें क्या देखते हैं कि इसमें 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या होते थे, सिर्फ 2 प्रकार के दोनों में युग्मक बनते थे। ठीक है, लेकिन अब 4 प्रकार की संभावनाएं आ रही हैं, 4 प्रकार के युग्मक हो रहे हैं। तो इन्होंने क्रॉस कराने का वे जो है थोड़ा सा चेंज किया, यानी तरीका क्या चेंज किया ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें मैंने साइड में सिंबल्स के बारे में लिख रखा है। जो गोल करके ऊपर की ओर एरो है वो मेल सिंबल है, यानी कि वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो 0 बना के नीचे प्लस लिखा हुआ है ये फीमेल गैमेट्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए जो हमें यहाँ पे ऊपर ये चार प्रकार के गैमेट्स दोनों में ही प्राप्त हुए क्रॉस कराने पर। ठीक है, तो इन गैमेट्स को यहाँ पर क्या किया कि 4 ऊपर लिख लिए और 4 लाइन से नीचे लिख लिए, फिर एक एक का क्रॉस लेके कराया। जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं कैपिटल आर है, तो ऊपर वाले के कैपिटल आर से उसका क्रॉस करवाया तो हो गया कैपिटल आर। फिर उसी के ही वाई का क्रॉस, फिर जिसके आर से करवाया था उसी के ही वाई से उसका भी क्रॉस करवाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर सेकेंड में क्या किया कि जो मेल सिंबल में आप देख सकते हैं जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। ठीक है,
उसी का क्रॉस क्या करवाया, फीमेल वाले सिंबल में जो सेकेंड वाला है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इससे जब कराया तो क्या हुआ कि कैपिटल आर आ गया और इसका कैपिटल वाई और उसका फीमेल का जो फीमेल गैमेट है उसका स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड नंबर पे फीमेल गैमेट में स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, ठीक है। तो फिर इसी कैपिटल आर और कैपिटल वाई से ही क्रॉस उसका फिर से करवाया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया और वाई दोनों ही कैपिटल में है तो दोनों ही कैपिटल वाई आ गए, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में फीमेल के सबसे ऊपर गैमेट है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो आर का करवाया स्मॉल आर से क्रॉस तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इधर के फर्स्ट वाले से ही कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का कराया तो क्या आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम इसी मेथड से जैसे मैंने आपको ये ऊपर के 4 बताए क्रॉस करने, ठीक है, और ये परिणाम आए, ठीक। उसी तरीके से सेम बाकी के भी तीनों के आप ऐसे ही एक एक करके क्रॉस कराएंगी तो सेम जैसा मैंने ये चार्ट बनाया है ऐसा ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि अब ये वाला क्रॉस कराने के बाद 16 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। और इनका रेशियो क्या था, अनुपात क्या था, गोल पीला, ठीक है, गोल हरा, यानी कि कितने 16 प्रकार के ना, 16 प्रकार में 4 लक्षण हमें प्राप्त हुए। कौन कौन से, गोल पीला जो कि पहले का था उसमें लिखा था ना, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि 2 पुराने लक्षण और 2 नए लक्षण प्रकट हुए। तो पुराने लक्षण कौन से हैं, जो P1 में भी थे, ठीक है, गोल पीला और गोल हरा, राउंड येलो और राउंड ग्रीन, ठीक है। और 2 नए जो लक्षण प्रकट हुए वो ये हैं, एक झुर्रीदार पीला यानी रिंकल्ड येलो और एक झुर्रीदार हरा यानी रिंकल्ड ग्रीन। तो ये जो है फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, ठीक है। सॉरी, हाँ मेरी वॉच है हर घंटे अलार्म देती रहती है, फिर से मैं इसके लिए आपको सॉरी बोलती हूँ। हाँ, तो लक्षण प्रारूप यानी कि जो लक्षण हमें दिखने में समझ में आ रहा है, ठीक है, उनके आधार पे। तो ये लक्षण जो भी मैंने ऊपर बताया ये हमें दिख रहे हैं, तो इसके आधार पर हमें रेशियो प्राप्त होता है 9:3:3:1, ठीक है। फिर आता है जीनोटिपिक रेशियो, यानी कि जीन, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था ना जीन कारक, ठीक है। तो कारक हमें कौन कौन से मिले, तो ये कारक ना मैं जब वीडियो नोट करके जब आपको एक्सप्लेन करके बनाऊंगी तो ये जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ऐसे रीड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी बिना नोट डाउन किए, ठीक है। हाँ, और हाँ, जिनकी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ उन्हें तो मैं ऑनलाइन क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अभी आप ये जो रेशियो मेरा देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बुक में से कुछ चेंज लगे, ठीक है। अगर आपको आपकी बुक में से चेंज लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रॉन्ग है या वो बुक वाला रॉन्ग है, आप ऐसा कुछ सोच रहे मैम ने तो ये बताया था बुक में तो ऐसा लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप बस इतना मैच कर लीजिएगा कि जितनी बार 1 लिखा उतनी बार 1 होगा, जितनी बार 2 लिखा उतनी बार 2 होगा और जितनी बार 4 लिखा उतनी बार 4 होगा। इनके अलावा कोई अतिरिक्त संख्या आपको उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। बस यही वाली संख्याएं होंगी, आगे पीछे होंगी, पर वो सही है किताब में भी और जैसे मैंने लिखा ये भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया या नहीं, या जो भी आपको मतलब क्यूरी आई हो, कैसा लगा मेरा वीडियो, जो भी आपका ओपिनियन हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये मेरा ईमेल आईडी है ektasingh9389@gmail.com। आपको कोई भी क्यूरी है टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं विद योर इंट्रो, ठीक है। अपने इंट्रो के साथ में आपका नाम होना चाहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, प्लस आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं ये भी उसमें मैं मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना क्वेश्चन, दैट्स इट। तो आज के लिए बस
इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।